नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उनके विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसी के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में रूसो की जो रचना है या उनके बारे में सामान्य जानकारी है, लेखन है, अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में हम उनके जो समाज के बारे में विचार या राज्य के बारे में विचार, व्यक्ति के बारे में जो समेकित रूप से दिए हैं उनका हम व्यंगम दृष्टि से यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, हॉब्स लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने समाज एवं राज्य की उत्पत्ति के साथ ही राजनीतिक विचारों के स्वरूप को समेकित रूप से स्थापित किया। व्यक्तिवाद, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना ही मात्र नहीं, बल्कि रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित थे और चाहते थे कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से ऊंचा बनने की ओर अग्रसर रहे। वे समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन करना चाहते थे। इसी के आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया उन्होंने। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समझौते के सिद्धांत को विस्तार से समझाया, प्रतिपादित किया। एवं रूसो मूलतः जो व्यक्ति की मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें हॉब्स के ठीक विपरीत अपना विचार व्यक्त करते हैं। जहाँ हॉब्स में झगड़ालू, विक्षिप्त, बुद्धि वाला, निरंकुशतापूर्ण, जंगली, स्वार्थी, इस तरह के शब्दों को वहाँ लिया गया। ठीक इसके विपरीत रूसो के विचारों में एक सामान्य इच्छा के माध्यम से वे व्यक्ति की जो भावना है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति को संप्रभु बनाने के लिए उस सामान्य इच्छा को सबसे आगे लाने का प्रयास है। ठीक हॉब्स के विपरीत जो विचार हैं वे इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं इनके द्वारा, और इनकी जो वैचारिक पद्धति है वह हॉब्स के ठीक विपरीत दृष्टिकोण वाली है। ये इसमें ध्यान रखने वाला एक बिंदु है। मानव स्वभाव की हम बात करें, प्राकृतिक अवस्था की बात करें, समझौते के कारण की बात करें, सामाजिक समझौता एवं राज्य के स्वरूप की बात करें, सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं इनकी बात करें, इन सब को मिलाकर के एक राज्य या दूसरे पहलू में समाज या तीसरी अवस्था में राजनीतिक विचार जो बनते हैं समेकित रूप से, वे एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं जिसमें व्यक्ति की सामान्य इच्छा संप्रभु होगी। ये इसमें मुख्य बिंदु है समझने वाला। प्राकृतिक अवस्था से पहले जो मानव स्वभाव की बात है उसमें हम देखते हैं स्वार्थ और परमार्थ की बात कही गई है। तनाव में से चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है परंतु वह यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेता है। विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है, इसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। और इसके विपरीत प्राकृतिक मनुष्य का है जिसमें या तो तनाव पैदा हो ही न हो या जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बिठा लिया हो। रूसो ने आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति
माना है जिसमें वह तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्रकृति के साथ अपना जीवन जीना चाहता था। तो ये इनके जो विचार हैं वो हाब्स के ठीक विपरीत अवस्था की ओर ले जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि स्टेट का जो नेचर है या राज्य की जो प्राकृतिक अवस्था क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य मूलतः प्रकृति की गोद में रहने की इच्छा करता है एवं प्रकृति में उसका जन्म होता है। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर न था और न कोई उसकी संपत्ति। तो मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसमें सादगी से रहने की कोशिश करता। इस अवस्था में सब समान थे तथा अपने अपने जीवन के स्वामी थे। कोई कलह द्वेष मारपीट या इस तरह का विद्वेष नहीं था। कोई सभ्यता नहीं थी एवं सभ्यता की आवश्यकता भी नहीं थी। मनुष्य एकांत में सुखी बेपरवाह जिंदगी जी रहा था, न ही बस धारण करता था और न ही भाषा का माध्यम। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की स्वर्गीय दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बराबर नोबल सेवेज शब्द का उपयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन जीने की इच्छा रखता था। रूसो का जो प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप है वह अनैतिक नहीं हो सकता। मानते हैं इसे न सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता और न धोखाधड़ी और युद्ध की अवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती है और उच्च गुणों का वह दिग्दर्शन या मार्गदर्शन करता है। गूच ने लिखा है, रूसो द्वारा चित्रित अवस्था न तो हाब्स के सदृश समीप, न तो हाब्स के सदृश सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और न ही लौक की शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसी थी। वह ऐसी दशा थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। अब हम देखते हैं कि जो समझौते का जो मूल कारण रहा है उसमें जो नोबल सेवेज की बात कही गई है, स्वाभाविक समानता स्वतंत्रता समाप्त हो गई एवं दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसने मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ की भावना छीनकर उसे इंसानियत का दुश्मन, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। अतः सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य की दुश्मन है। रूसो ने सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या, बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया। रूसो ने लिखा है, समाज और राज्य का उदय ऐसा था जिसने गरीबों को नई जंजीरों में बांध दिया और अमीरों को नई शक्ति दे दी, जिसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल नष्ट कर दिया, संपत्ति के कानूनों को बनाकर असमानता को जन्म दिया और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लाभ के लिए सारी मानवता को सदा के लिए मजबूरी एवं गुलामी या दास्ता करने के लिए दयनीय स्थिति की ओर धकेल दिया। अब हम देखते हैं जो राज्य का स्वरूप है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो नेचर ऑफ स्टेट्स, इसमें हम देखते हैं सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर दिया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया था। रूसो के समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को समर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। द आदि ने अपने अधिकारों को द के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व
और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है और हम संयुक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रहते हैं। हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। सामूहिक निकाय का एक इस तरह का लगता है कि जन्म हुआ हो। समझौते में जो बनाई गई राज्य की जो सामान्य इच्छा है या व्यक्ति की सामान्य इच्छा है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तरह से पॉपुलरिटी या एक जनप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी की भी इसमें हमें स्थिति दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि रूसो के द्वारा जो आदर्शवादिता के साथ साथ एक इस तरह के विचारों को समेकित रूप से देने का प्रयास किया गया कि जो विचार पूरी तरह से व्यक्ति हित में समर्पित हों एवं राज्य की इच्छा का जो प्रबल स्वरूप है वह व्यक्ति की इच्छा के ऊपर ही निर्धारित होना चाहिए। तो रूसो की जो अवस्था थी वह मानव स्वभाव को एक उस स्थान तक ले जाने का प्रयास करती है जो व्यक्ति के अधिकार एवं व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति को समेकित रूप से सामने लाने की कोशिश करती हो। रूसो के द्वारा जो संप्रभुता के बारे में जो विचार दिए गए उनमें अधेयता की बात करते हैं, वो असीमितता की बात करते हैं, अप्रतिनिधि मूलक की बात करते हैं, कानूनों का मूल स्रोत है, अविभाज्यता भी है इसमें। इस तरह से उनके द्वारा इन विचारों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया और मनुष्य के, राज्य के, समाज के जो स्वरूप को इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं।